हाय दोस्तों, आई के टेक में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोग की क्लास जो ले रहे हैं वह विद्युत की मूल अवधारणा का चैप्टर है। उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक बताएंगे। फिर उसके आगे जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से प्राणी हो उनके जीवन के विकास हेतु समुचित मतलब एक उचित पर्यावरण का होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार से अगर मनुष्य का भौतिक प्रगति चाहिए तो उनको विद्युत के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं ज़्यादा समय न देते हुए डायरेक्ट पॉइंटों पर, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले दिया है विद्युत के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए दोस्तों, विद्युत के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के जनरली होते हैं। दो प्रकार में पहला होता है स्थैतिक विद्युत, दूसरा होता है गतिशील विद्युत। तो हम बात करेंगे स्थैतिक विद्युत के बारे में। आप लोग पढ़े होंगे लेकिन उस समय आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे कि ये मैटर क्या है, इसको हम ज़्यादा मतलब इसको अच्छी तरीके से समझ लें या ना समझें। बस हाई स्कूल इंटर किए, चलिए काम ख़त्म हो गया। लेकिन जब वास्तव में आप आए हैं इलेक्ट्रीशियन से ITI करने, या जो बच्चा डिप्लोमा भी कर रहा हो या बीटेक भी कर रहे हो, उनको इनके बारे में जानना अति आवश्यक होता है, अगर वह इलेक्ट्रिकल ट्रेड का बच्चा होगा तो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला दिया है स्थैतिक विद्युत के बारे में कि स्थैतिक विद्युत होता क्या है। तो स्थैतिक विद्युत में दिया है, सबसे पहला पॉइंट दिया है कि स्थैतिक विद्युत अर्थात आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक विद्युत। मतलब कि मोटी मोटा ये कहने का है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है लेकिन उसकी गतिशीलता नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्थैतिकी विद्युत कहेंगे। जैसे आप लोग बालों में अपनी पेन को रगड़ के देखे होंगे कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े या जो धूल के कण होंगे वो क्या कर लेता था, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। तो ये जो भी आकर्षण का गुण होता था यह स्थैतिक विद्युत के कारण होता था। अगला दिया है कि यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। भाई देखिए, जब विद्युत की बात होगी तो उसमें मतलब कि विद्युत मतलब ही वो क्या होता है, उसमें आवेश का होना तय है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट दिया है इस विद्युत की किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता, जिस कारण इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं किया जाता। तो देखिए, हम जो प्रैक्टिकली है या ये कहें कि इनके बारे में जानकारी होना तो अति आवश्यक है। ठीक है, बट ये कहा जाए कि क्या इनके बारे में विशेष ध्यान दिया जाए तो नहीं। स्थैतिक विद्युत के बारे में बस हमको ये पता होना चाहिए स्थैतिक विद्युत होता क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील विद्युत, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो गतिशील विद्युत है इसके बारे में हमको जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी सलेबस है, मतलब जो भी चैप्टर है, कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पर घूमता रहेगा कि विद्युत में गतिशील विद्युत का क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया है पॉइंट कि गतिशील विद्युत अर्थात धारा विद्युत जिसमें इलेक्ट्रॉन चल अवस्था में होता है। जैसे में ताप विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, दाब विद्युत पीजो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूवेबल मतलब चल अवस्था में होता है। ठीक है, आगे दिया है देखिए दोस्तों, इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबलों तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। बात हो रही है गतिशील विद्युत की, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की विद्युत है, गतिशील अवस्था में है, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो मतलब जो हम वायरों में देखते हैं, वायर जोड़ते हैं, हमारी लाइट आती है, जब भी हमको चलाना है इक्विपमेंट या जो भी उपकरण को हमको यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये सभी चीज़ें जो घटित होती हैं यह गतिशील विद्युत के बारे में ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया है स्थैतिक विद्युत की अपेक्षा गतिशील विद्युत अर्थात धारा का अधिक उपयोगी है।
हम तो पहले ही आप लोग बताएं कि जो स्थैतिक विद्युत है इसके बारे में आपको बस जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी गतिशील विद्युत के बारे में, क्योंकि इसका उपयोग हमारे जीवन में जो मतलब कि रोज़ाना के जीवन में या कहीं भी देखेंगे जल्दी हो रहा है। नेक्स्ट है विद्युत की प्रकृति। तो विद्युत की प्रकृति के बारे में दिया है, पदार्थ के परमाणु की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। मतलब जो विद्युत की प्रकृति होती है वह पदार्थ के आंतरिक, मतलब कैसा पदार्थ है, अचालक है, कुचालक है पदार्थ या अर्धचालक है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि विद्युत की प्रकृति उसमें क्या होगी। मतलब उसमें विद्युत की धारा प्रवाह होगा या नहीं होगा या कुछ कुछ होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि पदार्थ की संरचना क्या होती है। भाई हम चर्चा किए कि विद्युत की प्रकृति क्या होती है, तो पदार्थ के आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। तो मेरा अब आया चर्चा ये होनी चाहिए कि पदार्थ की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। तो देखिए जो पदार्थ होता है, जो कोई भी पदार्थ होता है वह कण से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। अब चाहे वो स्थिर परमाणु कण हो, चाहे वो अस्थिर मतलब गतिशील परमाणु कण हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्थिर परमाणु, मतलब स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल। तो स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और अस्थिर परमाणु कण में, अनस्टेबल एटॉमिक पार्टिकल में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अगला है देखिए इलेक्ट्रॉन या आवेश। इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। मतलब विद्युत अगर कोई पूछ दे कि विद्युत कहलाता क्या है, तो आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है विद्युत के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा विद्युतीय आवेशों की गति, प्रकृति, गुणों एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है कि विद्युत के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत आवेशों की गति, उनका प्रकृति, उनका गुण के अनुप्रयोगों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ। मतलब पदार्थ होता क्या है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, तो पहला पॉइंट है इसमें देखिए, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका एक निश्चित भार होता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ के अंतर्गत, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। मतलब कि प्रकृति में जो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट है प्लाज्मा। देखिए जो हमने तो सिर्फ तीन तरह की अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन हम आपको बताते चल रहे हैं कि जो पदार्थ की एक चौथी अवस्था है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होती है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, जो कि ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। इसकी खोज सन 1920 ईस्वी में इरविन लैंग्यूर ने की थी। इरविन लैंग्यूर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इरविन लैंग्यूर, ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा की जो चौथी अवस्था है या चौथी अवस्था किसे कहते हैं, प्लाज्मा को। तो यह किसके अंतर्गत आती है, यह ठोस और द्रव के बीच की अवस्था को कहते हैं क्या, प्लाज्मा की अवस्था। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, 1920 ईस्वी में इरविन लैंग्यूर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ की पांचवी अवस्था। देखिए अभी तो आप तीन पढ़े थे, चौथा प्लाज्मा हो गया, तो चौथे वाला आपको लगा होगा रोचक। फिर देखिए नेक्स्ट आगे है पांचवा भी पदार्थ। तो पांचवा जो अवस्था है वह होती है, पदार्थ की पांचवी अवस्था को कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि पांचवी भी अवस्था की खोज की जा चुकी है, जिससे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप बात आती है कि भाई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, तो जिन्हें अणु कहते हैं। अब तो अणु क्या होता है,
तो अणु के बारे में पढ़ेंगे। अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ होगा, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे बोस आइंस्टाइन वाला पांचवा अवस्था वाला पदार्थ हो, तो इसमें क्या होगा कि यह नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं अणु मॉलिक्यूल्स। तो अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो सभी गुण विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है कि पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने छोटे से छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। मतलब जो पदार्थ का प्रत्येक अणु है अपने छोटे से छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। इसी में देखिए नेक्स्ट दिया है, अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि कभी भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो इसमें होना चाहिए, जवाब होना चाहिए हाँ। ठीक है, अब बात आती है कि अणु के बारे में हो गया। अब आती है बात, आगे चर्चा होती है कि क्या परमाणु क्या होता है, एटम्स। तो देखिए परमाणु में पहला पॉइंट है कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके उससे क्या कहते हैं, परमाणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु जो होता है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। देखिए हमारा जो अणु था वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु की आवश्यकता स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है जो पदार्थ के मूल कण कहलाते हैं। कभी भी ऑप्शन में आ जाए कि जो पदार्थ के मूल जो कण हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल कण होते क्या हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये किसी भी पदार्थ के मूल कण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें उसका संपूर्ण भार केंद्रित होता है। देखिए ये मेरा नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर कक्षाएं हो गई, KLM उपकोष हो गए। तो ये जो नाभिक होता है इसमें हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इसके बाहर जो कक्षाएं हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसके कारण से जो नाभिक होता है धनावेशित होता है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं, इसलिए इसकी जो नाभिक की जो प्रकृति होती है वह धनावेशित होती है। जबकि इसके बाहर जो ये है कक्षाएं हैं इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसकी इस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जिसके कारण हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षाएं हैं ये कहते हैं ऋण आवेशित होती हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है जिसे उसका संपूर्ण भार केंद्रित होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताते आपको ये भी चलें कि जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही योग जो होता है वो कहलाता है परमाणु भार कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे है परमाणु की कक्षा का व्यास जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। मतलब कह सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दिया देखिए कुछ ऑक्सीजन का दिया है, यहाँ कार्बन का दिया है। तो इस तरह से हम आप लोग को वीडियो भेजते रहेंगे और आप डेली घर बैठे ही इस वीडियो को देख लीजिए। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग घर बैठे भी कुछ न कुछ सीखते हुए अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ा सकेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।